हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। व्हाट इज इलास्टिसिटी? In general, elasticity refers to the responsiveness of one variable to another. It means कि normally elasticity का ये मतलब होता है कि कैसे एक वेरिएबल ने दूसरे वेरिएबल के चेंज होने पे किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। इन शॉर्ट, अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो गया तो आपके प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी डिमांड ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कि वो कम हो गई या बढ़ गई, उस रिस्पॉन्स को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाता है तो उसके प्राइस चेंज होने पर आपकी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, किस तरीके से रिएक्ट करेगी, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो अब आपकी डिमांड किस रेट से डिक्रीज करेगी या फिर किस परसेंट से वो डिक्रीज होगी, ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो जो डिक्रीज हो रही है उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। और वो किस रेट से होगी, उस रेट को निकालने का भी फॉर्मूला हमारे पास है। देखो कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड divided by percentage change in price equals to elasticity of demand। इस तरीके से हम वो रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 5 डिग्री होती हैं और 5 डिग्री में से कोई भी 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री आपके पेपर में आ जाएंगी और आपको वो एक्सप्लेन करनी होगी और ये 3 नंबर तक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। तो इसे ध्यान से समझना। फर्स्ट डिग्री, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है? इट मीन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज। मतलब कि जब आपका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा लेकिन आपकी डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, मतलब आपकी डिमांड जो पहले थी वही रहेगी, वो प्राइस के इंक्रीज होने पे डिक्रीज नहीं होगी और ना ही आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है। जैसे इसका स्केड्यूल देखो, इसमें प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है 20, 30, 40। ठीक है। लेकिन आपकी जो डिमांड है वो 20, 20, 20 मतलब कांस्टेंट। ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब कर्व, इसका कर्व बनेगा पोल की तरह, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों? देखो, क्वांटिटी डिमांड को आपने 20 पे मार्क कर दिया, बस आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस मार्क करते जाओ आप 20, 30, 40। ठीक है। और ये बन गया एकदम पोल की तरह। ठीक है। तो ऐसा पोल, इसको याद रखना कि परफेक्टली इनलास्टिक का कर्व कैसा बनता है, पोल की तरह बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, perfectly elastic demand. It means when demand increase or decrease without any change in price। मतलब कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है लेकिन आपका जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वो 30 है तो वो 30, 30, 30 चलेगा, अगर वो 40 है तो 40, 40, 40। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका स्केड्यूल देखो, प्राइस आ गया आपका 30, 30, 30 और इसमें डिमांड आपकी इंक्रीज कर रही है 100, 400 एंड 500। तो अब इसका कर्व कैसा बनेगा, देखो आपका प्राइस तो बिल्कुल कांस्टेंट है तो आपके वाई एक्सिस पे आपने 30 मार्क कर दिया, उसके बाद तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा, बस अब आपके एक्स एक्सिस पे जो है आपकी डिमांड के पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल देखो एक रेलवे ट्रैक की तरह बन गया है ना। तो इसको इस तरीके से याद रखना कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जो आपका इलास्टिक होता है ना, जो रबर होता है इलास्टिक, जब उसको आप ऐसे स्ट्रेच करते हो, खींचते हो तो एकदम ऐसे रेलवे ट्रैक जैसा, मतलब ऐसे सीधा बन जाता है ना वो। तो उसी तरीके से तुमको याद रखना है कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है वो बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ठीक है। और इन इलास्टिक का पोल और इलास्टिक का रेलवे ट्रैक की तरह हॉरिजॉन्टल। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इट मीन्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि अगर आपका प्राइस 50% से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है,
तो उतने ही रेट से आपकी जो डिमांड होगी वो डिक्रीज करेगी। अब आप बोलोगे डिक्रीज क्यों करेगी वो? अरे क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिट इलास्टिक बोलते हैं कि जितने रेट से आपका प्राइस इंक्रीज करेगा उसी रेट से आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी। तो इसका स्केड्यूल देखते हैं। इसका प्राइस देखो 20, 30 और इसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो आ गया 100 से 50। ठीक है, अब इसका कर्व कैसा बनेगा? एकदम ऐसे जो नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है ये बिल्कुल उसकी तरह बनेगा। ठीक है, मतलब आपका प्राइस यहाँ से डिक्रीज हुआ वाई एक्सिस और आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई एक्स एक्सिस पे, और ये आपका नॉर्मल आपका जो डिमांड कर्व है ये ऐसे ये बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है ये। ठीक है, हाँ जी, आई नो आपके मन में अभी डाउट आ रहा होगा कि आपकी जो डिमांड है वो 50% से डिक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन आपकी प्राइस में तो 20 से वो 30 चला गया। देखो आपकी जो डिमांड है वो 100 से 50 होगी, मतलब इसके अंदर जो है वो 50% का चेंज आया। प्राइस में भी तो वही है, पहले प्राइस क्या था 20 का 50% कितना हो गया 10, तो आपका प्राइस इंक्रीज करेगा तभी तो आपकी डिमांड डिक्रीज करेगी ना। तो 20 में आपने इसका 50% ऐड कर दिया, मतलब 20 + 10 = 30। अब समझ में आ गया कि दोनों इक्वल रेट से ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेस इलास्टिक डिमांड। देखो लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है? इट मीन्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि आपकी जो डिमांड है वो कम परसेंट से लेस होगी एज कंपेयर टू प्राइस। मतलब कि स्केड्यूल देखो, जैसे इसका प्राइस है, इसका प्राइस 20 से 60 हो गया, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा परसेंट का चेंज आ गया। ठीक है, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो 10 से 5, मतलब कि ओनली 50% लेस हुई है। समझ रहे हो? अगर 50% से प्राइस इंक्रीज करता तो वो हो जाता 30, है ना, लेकिन वो 30 नहीं हुआ, वो 60 हुआ, मतलब उसका भी डबल ये हो गया। तो मतलब कि आपकी जो डिमांड है वो लेस परसेंटेज से डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू आपका प्राइस जिस परसेंट से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब उसका कर्व कैसा बनेगा? देखो उसका प्राइस है 2 और फिर 60। ठीक है, मतलब सॉरी 20 एंड 60, तो आपको वाई एक्सिस पे आपने 20 मार्क किया और फिर 60 काफ़ी ऊपर है थोड़ा, तो थोड़ा ऊपर आपने 60 को मार्क कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आपकी जो डिमांड है जो आपकी एक्स एक्सिस पे है वो तो आपकी 10 है और उसके बाद 5 है, मतलब कि वो तो पास पास ही है थोड़ा, है ना। तो इसका कर्व देखो, इसका कर्व जिस शेप में बन रहा है ना इसको बोलते हैं स्टीपर। मतलब कि आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा बन रहा है, मतलब स्टीपर शेप में है वो। ठीक है, इससे आप ये समझ लो कि जैसे हम किसी में कम इंटरेस्टेड होते तो हम वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं कि यार इसमें तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है, तो इसी तरह लेस इलास्टिक डिमांड में आपका जो कर्व है वो इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो स्टीपर शेप में खड़ा है। ठीक है, लॉजिक है ना। इस तरीके से इसको समझो। ठीक है, नेक्स्ट हाईली इलास्टिक डिमांड या फिर मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर ज़्यादा परसेंट से चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक है, इसका स्केड्यूल देखो, इसमें जो आपका प्राइस है वो 20 से 30 हो गया, मतलब इसके अंदर सिर्फ 50% का चेंज आया, लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी 500 से 100 होगी, मतलब इसके अंदर अप्रॉक्स 80% का चेंज आ गया। ठीक है, मतलब इस बार जो डिमांड है वो हाई परसेंट से चेंज होगा एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसका कर्व देखो, अब इसका जो प्राइस है 20-30 वो काफ़ी पास पास है, तो आपके वाई एक्सिस पे आपने मार्क कर दिया 20 देन 30। ठीक है, उसके बाद आपने एक्स एक्सिस पे मार्क किया 100 और 500 थोड़ा सा दूर है, इसलिए थोड़ा दूर मार्क कर दो 500 एंड 100। ठीक है, तो आपका जो कर्व है उसकी शेप देखो, इसकी शेप है फ्लैटर। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज़ में जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है, मतलब मोर इलास्टिक, मतलब मोर इंटरेस्ट, समझ रहे हो? जब आपको किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो आप वहाँ से उठोगे क्यों? अब वहाँ फैल जाओगे ना, इसी तरीके से कर्व भी यहाँ पे फैल लिया, इसलिए इसकी शेप है फ्लैटर। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखना कि मोर इलास्टिक मतलब मोर इंटरेस्ट, इसलिए ये फ्लैटर, और लेस इलास्टिक मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इसलिए स्टिपर। ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे तो भूलोगे ही नहीं आप कि इनकी शेप कैसे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट
फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स का क्या मतलब होता है? देखो, आपने डिमांड चैप्टर में जो आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, उसके अंदर आपका जो सेकंड फैक्टर था उसमें आपने पढ़ा था सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी जगह पे आप कोई दूसरा गुड भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक लाइक पेप्सी एंड कोक एक्सेट्रा इज हाईली इलास्टिक। क्यों? देखो, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो इसमें बहुत सारी वेराइटी। अगर आपको पेप्सी नहीं मिलता, आप कोक पी सकते हैं। कोक नहीं मिलता तो स्प्राइट, स्प्राइट में तो लिम्का, फैंटा, मरिंडा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। समझे? When a commodity has large number of close substitutes, demand for it is usually very elastic. इसलिए इसकी जो डिमांड है वो वेरी इलास्टिक, मतलब कि हाईली इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिचुअल नेसेसिटीज। प्रोडक्ट्स विच आर इन हैबिट ऑफ अ पर्सन जनरली हैव लो प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब कि जब किसी इंसान की हैबिट बन जाती है किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की, सो नॉर्मली वो जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस लो ही मिलता है, जिसकी वजह से वो लो प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, कैसे? बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ब्लू लेस के कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड है, मतलब उनको ब्लू लेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कितने रुपए का आता है? मतलब वो 10, बड़ा पैकेट लोगे तो 20, है ना। मतलब वो इतना है कि हाँ, आप नॉर्मली इसे अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट्स विच आर इन हैबिट ऑफ ए पर्सन जनरली हैव लो प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, next, nature of a commodity. It means elasticity of a demand of a commodity is influenced by its natures. मतलब किसी भी commodity की elasticity उसके nature की वजह से influence हो सकती है। कैसे? A commodity for a person may be a necessity, a comfort or a luxury. ठीक है, मतलब कोई commodity किसी इंसान के लिए ज़रूरत भी हो सकती है, उसका comfort भी हो सकता है और उसके लिए luxury भी हो सकती है। कैसे? फर्स्ट पॉइंट देखो, when a commodity's necessity like food, grains, vegetables, machines, its demand is generally inelastic. मतलब इनकी जो डिमांड होती है वो नॉर्मली inelastic होती है, as it requires for human survival and its demand does not fluctuate with a change in price. क्योंकि कुछ जो ऐसे नेसेसिटी वाले जो फूड्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, उनके ज़्यादा प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं होते और ना ही उनकी ज़्यादा डिमांड्स फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, अगर उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो डिमांड आपकी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, व्हेन अ कमोडिटी इज कंफर्ट, मतलब जब आप अपने थोड़े आराम के बारे में ऐसी कंफर्ट लेवल पे सोचते हो, लाइक फैन, इट्स डिमांड इज जनरली इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजप्शन। देखो, कंफर्ट में यहाँ पे फैन आ गया, आप कूलर भी ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि जब इंसान के पास पैसे बहुत ही कम होते हैं तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए, उसके बाद वो अपने कंफर्ट पे जाएगा ना। इसके कहने का यही मतलब है कि वो जो अपने कंफर्ट वाले जो कमोडिटीज होती है ना, कई बार कंज्यूमर उन्हें पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं कि अब नहीं, अगली गर्मियों में कूलर खरीदेंगे, अभी पंखे से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, और जिनके पास फैन नहीं होता तो वो हाथ से जो पंखे हवा करते हैं उससे काम चला लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी जो डिमांड होती है वो जर्नली इलास्टिक होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन अ कमोडिटी इज लग्जरी लाइक एसी, इट्स डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर कंफर्ट। कैसे? देखो, अब यार जिनके पास पैसे हैं तो वो अपना स्टेटस भी शो करेंगे। तो अपना स्टेटस कैसे शो करेंगे? वो लग्जरी आइटम्स को खरीद के उनको कंज्यूम करके। ठीक है, तो जब वो लग्जरी आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो उस केस में हमारी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम पीरियड। इफ शॉर्ट टाइम पीरियड इज अवेलेबल देन डिमांड इज लेस इलास्टिक टू प्राइस चेंज। इफ लॉन्ग टाइम पीरियड इज अवेलेबल देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज मोर इलास्टिक। मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी और लॉन्ग टाइम पीरियड में आपकी जो डिमांड है वो मोर इलास्टिक, मतलब हाईली इलास्टिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट, लेवल ऑफ प्राइसेस। हायर प्राइस कमोडिटी लाइक डायमंड एंड लोअर प्राइस कमोडिटी लाइक पेंसिल जनरली हैव प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस हाई होगा तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। ठीक है, और किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस लो होगा
तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 टाइप के मेथड होते हैं इसके अंदर, और सबसे ज़्यादा मेथड परसेंटेज मेथड आता है पेपर में। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आप सिर्फ परसेंटेज मेथड को ही एक्सप्लेन करो, और कई बार वो आपको एक न्यूमेरिक क्वेश्चन दे देंगे कि इसको आप परसेंटेज मेथड से सॉल्व करो। ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स को बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट, परसेंटेज मेथड। देखो, परसेंटेज मेथड में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालोगे? जब आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड को डिवाइड कर दोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगी। ठीक है। लेकिन अब ये होगा कैसे? मतलब कोई कभी भी आपको पेपर में डायरेक्ट चीज़ें तो गिवन होती नहीं है, तो आपने सारी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। तो अगर आपने परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है, तो उसको आप पहले चेंज इन डिमांड की डिमांड में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। फॉर एग्जांपल कि पहले आपकी डिमांड थी 10 और फिर आपकी डिमांड पहुंच गई 12, तो चेंज कितना आया 2। तो 2 को रखोगे आप वहाँ पे चेंज इन डिमांड की जगह, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। ओरिजिनल की थी 10, तो वहाँ पे आ जाएगा 10 एंड इनटू में 100, तो इससे आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद देखो 100 से 100 कट हो रहा है, कट कर दिया। उसके बाद आपका नॉर्मल बच गया जो आगे लिखा हुआ था, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय पी। पी का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस है और क्यू का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल डिमांड है। ठीक है। अब ये देखो, ये डबल डबल है, मतलब डिवाइड में ऊपर भी एक लिखा हुआ और नीचे भी एक है। तो अगर आप नीचे वाले को इसके साइड में ले आते हो मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाली टर्म जब साइड में आएगी तो वो उल्टी हो जाएगी। मतलब देखो, ये है क्या? ये है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी। लेकिन जब आप इसको साइड में लेके आओगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टी होके बन जाएगा पी डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे भी चेंज इन क्यू है और यहाँ पे चेंज इन पी। अगर हम दोनों को एक ही साइड लिख दें, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दें और क्यू को पी के नीचे ले आए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है। और ये जो सिंबल है ना, ये स्टार, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर अब आपके पेपर में मतलब इसमें से किसी भी स्टेप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर बोलते हैं सिर्फ परसेंटेज मेथड को एक्सप्लेन करो, तो आप ये पूरा शो कर देना। और अगर आपको कोई न्यूमेरिक आता है, तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन से स्टेप तक आपको गिवन है और उसके नीचे के कितने स्टेप्स आपने खुद निकालने हैं। अगर आपको गिवन होता है कि आपकी ओरिजिनल डिमांड क्या है और न्यू डिमांड क्या है, और ओल्ड प्राइस क्या है और न्यू प्राइस क्या है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो चेंज इन क्यू, मतलब पुरानी डिमांड से न्यू डिमांड के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका चेंज इन डिमांड हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप इसको लगा के और ये फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। तो वो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में वो किस तरीके से पूछेगा और आपको किस तरीके से उसका आंसर देना है। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर आपका जो आंसर अगर वो माइनस में है, तो उसे इग्नोर करना। क्यों? बिकॉज ED, elasticity of demand, is always negative as price and demand for a commodity is always inversely related। तो आपका जो हमेशा जो ये आपका elasticity of demand होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो अगर आप ये स्टेप्स को सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिक वे में, तो कहीं पे अगर आपके माइनस के साइन आते हैं तो उनको इग्नोर करना, वहाँ पे आप माइनस का साइन मत लगाना। ठीक है। ऐसा सिर्फ इसी मेथड में है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, total expenditure method. This method measures the change in total expenditure before the price change and after the price change. It means कि इस मेथड के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं कि प्राइस चेंज होने से पहले हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया और प्राइस चेंज होने के बाद हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। ठीक है। पेपर में जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इस मेथड में 3 केस है, तो आपने उस क्वेश्चन में पता लगाना पड़ेगा कि इन तीनों केस में से उस क्वेश्चन में कौन सा केस है। ठीक है। तो फर्स्ट केस देखो, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज एंड द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज और वाइस वर्सा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। इट मीन्स कि जब आपका प्राइस इंक्रीज करेगा और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगा, और आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, तो उस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेटर देन 1, वो 1 से बड़ी है। ठीक है। और मोर देन यूनिट इलास्टिक, मतलब कि इस केस में आपकी जो डिमांड होगी वो मोर इलास्टिक होगी।
ठीक है, मतलब कि हाईली इलास्टिक। ठीक है। सेकेंड केस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, मतलब जब दोनों इंक्रीज कर रहे हैं और दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड छोटी होगी एज कंपेयर टू 1, मतलब कि इस केस में 1 इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें जो आपकी डिमांड होगी वो होगी लेस देन यूनिट इलास्टिक, मतलब कि लेस इलास्टिक डिमांड होगी इसके अंदर। लेस इलास्टिक का कर्व कैसा होता है? स्टीपर कर्व बनता है इसका। ठीक है। थर्ड केस, when price increases or decreases but total expenditure remains same, जब आपका प्राइस इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा लेकिन आपका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, तो इस केस में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और आपकी जो डिमांड होगी वो होगी यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का कर्व कैसा होता है? एक नॉर्मल डिमांड कर्व। ठीक है। Next, geometric method. In this method, at any point is measured by dividing the length of lower section of demand curve with the length of upper section of demand curve. It means, for example, आपने ग्राफ के अंदर B पॉइंट निकालना है। ठीक है। तो जब आप B पॉइंट निकालोगे तो पहले आपकी इस डिमांड कर्व का जो लोअर सेक्शन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपर सेक्शन से। तो आप देखो B के बाद भी 2 पॉइंट है और B के ऊपर भी 2 पॉइंट है, मतलब B टू D, मतलब BD डिवाइडेड बाय EB इक्वल्स टू 1। क्यों? नीचे भी 2 पॉइंट, ऊपर भी 2 पॉइंट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने C का निकालना है, तो C के बाद सिर्फ एक पॉइंट है D, तो CD डिवाइडेड बाय EC, मतलब E से लेके C तक। तो क्या आएगा? जो आपका C है उसका इलास्टिसिटी स्मॉलर देन 1। क्यों? देखो, C के नीचे सिर्फ एक पॉइंट है और C के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए आपका जो C है वो छोटा होगा 1 से। एक और तरीका है, कर्व देखो, इसके अंदर आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपने 2 पॉइंट ऊपर के छोड़ दिए और 2 पॉइंट नीचे के छोड़ दिए, तो बीच में बच गया B। तो पहले आप B को ED इक्वल्स टू 1 ले लो। जब आपने देखा होगा मैथ्स में जब आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ में जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो -1 -2 -3 ऐसे आता है। ठीक है। लेकिन जब उस ग्राफ की 0 पॉइंट जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो वहां पे आपका +1 और +2 आते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब आप B पॉइंट से नीचे जाओगे तो आपकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब आप B से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इसके क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, इसका नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है कि आप ज्योमेट्रिक मेथड ही एक्सप्लेन करो। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 5 डिग्री है और इसमें से 1 या फिर 2 डिग्री पेपर में ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है। तो आप इन डिग्रीज को अच्छे से कर लेना, और मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है, तो आप उस तरीके से याद करोगे तो आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्वेश्चन 3 नंबर तक पूछा जाता है, और सबसे जो इजी फैक्टर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए, और अगर आपको और भी फैक्टर्स चाहिए फॉर सिक्योरिटी तो जो आप लिंक आपको मिलता है नोट्स का उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन परसेंटेज मेथड। सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेथड ही पूछा जाता है, तो ये मस्ट है कि आपने इसको तो अच्छे से लर्न करना ही करना है। ठीक है। बाकी आप दोनों मेथड्स भी आराम से कर लेना याद, वो भी बहुत आसान है, उनमें भी कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो पेपर में परसेंटेज मेथड तो आता है, लेकिन बाई चांस कोई दूसरे भी आ जाए, इसलिए तीनों मेथड्स को अच्छे से कर लेना। ठीक है।